बीजगणित का दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। चैप्टर हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो इसमें तीसरे लेसन को हम पढ़ेंगे। इसके पहले लेसन और दूसरे लेसन को पढ़ने का काम किया था। तो पहला लेसन जो था वास्तविक संख्या थी, पहला लेसन था वास्तविक संख्या, ठीक है, रियल नंबर। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा था बहुपद, ठीक है, पोलिनोमियल की बारे में हम लोग पढ़ने का काम किए थे। तो अब आता है तीसरा लेसन, ठीक है। तीसरा लेसन जो है दो चर में रैखिक समीकरण। तो दो चर में रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो इसके पहले जो पढ़े सबका प्रयोग इसमें होगा, ऐसा नहीं है कि ये अलग तरीका का है, लेकिन इनका क्या है, समीकरण एक कब कहला रहे हैं इनको हम जानेंगे। जैसे हमने यहाँ पर नोट किया समीकरण क्या है, समीकरण के बारे में, ठीक है। तो समीकरण जो होता है, तो जो बहुपद होते हैं वही समीकरण है। कक्षा 8वीं में भी हम लोग पढ़ने का काम किए थे। कक्षा 8वीं में बताया जाता है कि बीजगणित में कि व्यंजक क्या है, व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक के बारे में बताया जाता है। 6वीं लेसन से चालू हो जाते हैं। अब तो और भी पहले ही दे रहा है चैप्टर चर और अचर राशियों का। तो देखो यहाँ पर हमने नोट किया कि जो यहाँ लिखे हैं 4 अंक गणितीय संक्रियाओं। अब देखो 4 अंक गणितीय संक्रिया है क्या, तो हमने नोट किया प्लस माइनस गुणा और भाग। यानी जब हम आप कक्षा पहली से या LKG से पढ़ना शुरू किए हो, गणित में यही सिखाया जाता है, प्लस करना, घटाना, यानी जोड़ना, घटाना और गुणा करना और भाग करना। ये 4 प्रोसेस आपको बार बार सिखाई गई है और आगे तक पढ़ाई करोगे तब भी यही प्रोसेस आपको बताया जाएगा। तो कह रहा कि 4 जो गणितीय संक्रिया हैं प्लस माइनस गुणा और भाग, इनके द्वारा जुड़े, यानी चारों के द्वारा जुड़े चर तथा अचर के संयोजन को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। या तो मान लो जैसे चर राशियां हैं, जैसे कि बात करें चर राशि की, तो चर राशि क्या होता है, चर राशि यानी इसमें अगर पूछा जाए चर राशि क्या है, तो ऐसी राशियां जिसका मान निश्चित न हो उसे चर राशि कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। और अचर की बात करें, अचर राशि तो जिसका मान है, यानी ऐसी राशियां जिसका मान निश्चित हो उसे अचर राशि कहते हैं। देखो बाबू, अचर राशि और चर राशि। तब देखो जैसे बार बार आप x, y, z आदि का प्रयोग कर लेते हैं, तो ये जब आपके सवाल में x, y, z मानते हैं तो अचर राशियां होती हैं। आज जैसे कि अपने सवाल में कहीं 2, 4, 10, चाहे 15, चाहे 100, चाहे 2000 ऐसे नंबर आ जाते हैं, यानी अंक आ जाता है, तो अंक को हम अचर राशि कहते हैं, ठीक है। तो जब x, y, z ABCD ऐसे करके कोई नंबर जुड़ जाता है जिसका मान फिक्स नहीं है, तो उन्हें हम चर राशि कहेंगे। और जब नंबर आ जाए गिनने का जिनका हम प्रयोग करते हैं, तो उनको हम अचर राशि कहते हैं। तो वही कह रहा था कि जब चर और अचर राशियों के संयोजन को, मतलब इनको संयोजन करने का मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग, मतलब इन लोगों के बीच में इनका प्रयोग हुआ हो, तब उनसे जो तैयार होता है उसे बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। और जब ठीक है, जब इसे बराबर से लिखते हैं, यानी उसको जो व्यंजक रहता है उसको बराबर कर देते हैं, किसी के बराबर कर देते हैं, तो उस बीजगणितीय व्यंजक को समीकरण कहते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे हम एक लेते हैं ax प्लस, लिख दिया ना, प्लस b, ऐसे लिख दिए ax प्लस b। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर यह चर राशि है और यह, तो हटा दो, हम लिखते हैं 2x प्लस 5, ऐसे लिख दिए। तो देखो यहाँ पर ये चर है और यह चर है, यह भी अचर है, तो ऐसे लिखे हैं, तो इसको हम बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं,
बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। लेकिन आगे कह रहा था कि जब इसको हम बराबर से इक्वेट कर देते हैं, बराबर किसी के बराबर कर देते हैं, लिख देते हैं, तो उसको हम समीकरण कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं बराबर जीरो भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, कोनो नंबर लिख सकते हो, तब इस कंडीशन में यह समीकरण बन जाता है। अगर तुम केवल 7x लिखे हो तो भी कोई बात नहीं, यह भी बीजीय व्यंजक है। जब तूने बराबर करके 0 लिख दिया तो समीकरण हो गया। अगर केवल तूने x लिख दिया, बीजीय व्यंजक है, और बराबर 0 लिख दिया, समीकरण है। या x बराबर 7 लिख दिया तो समीकरण है। ठीक है, ये प्रोसेस बार बार होता रहता है। तो हमको यही जानना था कि समीकरण कैसे तैयार हो रहा है। अब देखो, हमने प्लस का यूज किया। अगर मान लो लिख दिया जाता है 2x + 7 या माइनस, चलो 7। अब एक बात और बता दें कि केवल x का नहीं यूज किए हैं, लेकिन प्रश्न देखो हमारे चैप्टर का है 2 चर, अभी एक चर का यूज हम कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है 2x इनके संग हम y लिख दें तो दूसरा चर आ गया, x का मान कुछ अलग होगा, y का मान कुछ और होगा। तो देखो इनके बीच में प्लस लगाए हैं ना, तो यहाँ पर इक्वेट कर देते हैं 4 से, मान लो, तो समीकरण हो गए। या 3x - 7y ऐसे लिख देते हैं, मतलब माइनस का यूज कर दिए हमने। चलो यहाँ पर केवल हम 5 लिख दिए, तो ये बीजीय व्यंजक है। लेकिन जैसे ही बराबर चलो 0 लिख दिए, कोई नंबर लिख दो, 10 लिख दिए, तो समीकरण हो गया। इस कंडीशन में समीकरण बन जा रहे हैं। तो ये 2 चर वाले हैं और यहाँ पर यह 1 चर वाला है। यह 1 चर में समीकरण है और ये 2 चर में समीकरण है। ये बात हो गई इसको। ठीक है, और भी लिख सकते हैं आप, मतलब एक जरूरी थोड़ा ना है कि x से y केवल चर राशियाँ हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। 12t + 15z बराबर 20, चलो ऐसे लिख दिए। तो यहाँ t जो है, t का मान फिक्स है, t का मान कुछ हो सकता है, z का मान भी कुछ भी हो सकता है, और बराबर है ये, तो ये 2 चर में समीकरण हो गया। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम लोग समीकरण ज्ञात करेंगे या समीकरण जानेंगे। ये समीकरण है, तो 2 चर में समीकरण है। तो हमेशा मतलब ऐसे आपको नहीं किसी को बताना है, तो 2 चर में आओ, देखो यहाँ ऐसे लिखना होगा, 2 चर में समीकरण की बात होगी तो, लेकिन अभी तो समीकरण की बात हो रही है। समीकरण अगर बात होगी तो देखो ax + b बराबर 0, ax + b बराबर 0। तो यहाँ अगर कहा जाए x का मान बताइए, x का मान क्या है, तो देखो ax बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो -b, तो x बराबर तो -b और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे हो गए ना, थोड़ा सा इधर आ जाओ। यहाँ पर देखो, जैसे इसको उठा कर लाते हैं, इनको हमने यहाँ नोट किया, 2x + 5 बराबर 0। ठीक है, तो 2x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो -5, तो x की वैल्यू -5/2 ऐसे मिल गया। x की वैल्यू क्या मिल गया, x बराबर -5/2 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉपी करो तो यहाँ पर ऐसे था ax + b बराबर 0, और यहाँ पर है 2x + 5 बराबर 0। तो यहाँ पर नंबर दिया गया था, यानी अचर राशि है, तो इसका ये मतलब हो गया यहाँ भी a और b जो है अचर है। आप कह देंगे a b अचर राशि है। ठीक है, a और b अचर राशि है। तो समीकरण को अगर हम समझते हैं अलग अलग तरीके से देखा जाए, समीकरण यहाँ पर हमारा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक तो 1 चर में रैखिक, 2 चर में रैखिक, 3 चर में रैखिक, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे देखिए बताते हैं, यहाँ 1 चर में रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण पहले तो समझ लो रैखिक क्या है। रैखिक इसके पहले भी बताया गया था। तो यहाँ जान लीजिए, ऐसा समीकरण जिसके अधिकतम पावर
अधिकतम घात, ठीक है, 1 हो उसे रैखिक कहते हैं, रैखिक और समीकरण होना चाहिए, ठीक है। तो एक घात हो तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अब देखो कैसे भाई, आओ, एक घात एक होकर चाहिए जैसे, और एक चर में यहाँ लिखे हैं एक चर में, तो जैसे देखो ax प्लस बी और बराबर कुछ हो रहा है चाहिए, 0 हो गया। तो एक चर में ये रैखिक समीकरण है, या एक चर का एक फार्मूला समझ सकते हो, ठीक है। अब इसके जगह पर लिख सकते हो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 9x प्लस या माइनस 7 इक्वल टू 0, या 10y प्लस 11 इक्वल टू 0, या 12z माइनस 4 इक्वल टू 0, या 100t बराबर एक के बाद लिख दो 200, मतलब यहाँ जोड़े नहीं सीधे बराबर दे दी, तो बराबर देने का मतलब भाग है। हट यहाँ आ जाओ, जैसे 200 बराबर 1, तब भाग भी तो होता है। अभी इसको इधर ट्रांसफर करेगा तो 200 1 से जाके गुणा कर लेगा, यहाँ भी है बट्टे में, तो 4 शून्य हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के आएंगे जो वो रैखिक एक चर में, देखो हमेशा इसमें एक के चर है, यहाँ भी एक ही चर है, यहाँ भी एक ही चर है, यानी एक चर है एक समीकरण में। तो इस प्रकार जो होगा तो इसे हम रैखिक, एक चर में रैखिक समीकरण कहेंगे। लेकिन दो चर में की बात कर ली जाए, दो चर में रैखिक समीकरण, दो चर में रैखिक समीकरण, तो देखो दो चर में क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस टाइप के आपको समीकरण दिए जाएंगे हमेशा, इतना जान लीजिए। दो चर में दिए जाएंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप का, ठीक है। तो देखो जैसे ऐसे हो गया 2x प्लस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0, सी कांस्टेंट है, मतलब एक संगे एक्स वाई नहीं आया, सी के स्थान पर खाली नंबर आएंगे, एक्स वाई यानी चर राशियाँ नहीं आएगी, चाहे एक्स प्लस 20 वाई माइनस 9 बराबर 0, या जेड के पदों में लिख सकते हो। यहाँ पर देखो 10 जेड प्लस 11 टी माइनस 200 बराबर 0, चलो माइनस 2 खाली लिखते हैं तब वो कोई बात नहीं है, माइनस 200 लिखते हैं तब वो कोनो बात नहीं है, या ऐसे लिखे टी बराबर 0 है नहीं है तब भी कोनो बात नहीं है। अगर ऐसे बराबर 100 लिख दिए, मतलब 0 के बजाय कोनो नंबर लिख दिए तो भी कोई बात नहीं है। तो इस समीकरण सब है, देखो दो चर है ना, मतलब ये एक सवाल है, ये समीकरण है, इसमें एगो यह दो चर हो गए, इसमें यह दो चर हो गए, यहाँ यह और यह दो चर हो गए, तो दो चर में रैखिक समीकरण हो रहे हैं। रैखिक क्यों है, तो इसका घात क्या है, एक है। जब एक घात का रहेंगे लोग ना तो रैखिक होगा, लेकिन घात दो हो जाएंगे तो द्विघात हो जाएगा, ठीक है। तो हमको रैखिक समीकरण पढ़ना है बार बार, तो घात एक ही होना चाहिए। तो इस प्रकार के समीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती है। हमको तो बाबू दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है। हमेशा सवाल जब देगा तो दो गो समीकरण देगा, ठीक है। अब दो गो समीकरण कैसे देगा उनको जानेंगे हम। दो समीकरण नहीं अगर रहेगा तब तक वो कंप्लीटे नहीं होगा। अब देखो, अब हम देखेंगे दो चर में रैखिक समीकरण। अभी तक हमने देखा एक चर में रैखिक समीकरण, दो चर में रैखिक समीकरण, लेकिन अब दो चर में रैखिक समीकरण युग्म की बात करेंगे, क्योंकि अब हमारा चैप्टर जो था दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, तो दो चर में रैखिक समीकरण युग्म है क्या, उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे, अब ये प्रोसेस हम इसमें सीखेंगे। जैसे मान लो कि है हमारे पास पहला रैखिक दो चर में रैखिक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। यह एक हो गया।
और दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसे दो समीकरण आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। इस टाइप के दो समीकरण आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब सोचेंगे कि a1 और a2 दिया है, ऐसे भी हो सकता है कि 2x प्लस 5y प्लस 10 बराबर 0। अब देखो a1 के जगह पर b1 की जगह पर ये नंबर आ गए और c1 की जगह पर यह नंबर आ गया, या 4x प्लस 7y और यहाँ पर 17 इक्वल टू 0। ऐसे हो सकते हैं। तो दो समीकरण आपको दिए जाएंगे और इनका सलूशन निकालना है, ठीक है। तो इनको कितने तरीक़ा से सॉल्व किया जा सकता है ये हमको जानना है। तो देखो यहाँ पर इनको यानी सॉल्व करने का, हल करने की विधि, अगर विधि की बात करें कितने विधियों से हल किया जा सकता है, तो देखो निम्न विधि है इनके। पहले तो आप लिख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं प्रतिस्थापन के बाद विलोपन आ सकता है, विलोपन विधि। और इसके बाद आ सकता है वज्र गुणन विधि, ठीक है। वज्र गुणन विधि या सारणी विधि का भी यूज कर सकते हैं, सारणी या आलेखन कर सकते हैं, आलेखन विधि, ठीक है। ये सब विधियां हैं इनको सॉल्व करने का। बारी बारी से हम चलिए एक दो प्रश्न बारी बारी से इन सभी विधियों के आधार पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन विधि के आधार पर हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उसके पश्चात देखेंगे कि जो हमारे जो प्रश्नावली हैं, प्रश्नावली के प्रश्न हैं वो कैसे इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ले लो 5x माइनस 4y और प्लस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा है 2y माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। ऐसे दिए गए हैं, ठीक है। देखो ये दो है तो ये दो हमको मिल गए। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना, जो प्रश्न है 5x माइनस 4y, तो बराबर करके इसको होना चाहिए, है जो कांस्टेंट नंबर है ना बराबर में आ जाए। तो बराबर लिखोगे तो -2 हो जाएगा और इसको लिखना समीकरण नंबर 1, और यह जो है 2y माइनस y और ये बराबर हो जाएगा तो प्लस में 4 समीकरण नंबर 2 हो जाएंगे। चलो हम इसको पहले हम प्रतिस्थापन के द्वारा सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापन का यूज अगर करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, प्रतिस्थापन विधि से अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर किसी एक समीकरण को उठा लो, आपकी मर्जी, किसी एक समीकरण का यूज कर सकते हो। तो अगर एक समीकरण हम लेते हैं, तो देखो यह जैसे 5x माइनस 4y माइनस 4y बराबर -2, ठीक है। एक उठा लिए। तो देखो x वाले को चाहे y वाले किसी को रुकना है, अब बाकी को दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर दो। तो जैसे इनको उधर भेजेंगे हम, तो इधर -2 है और यह इधर जाएगा तो +4y हो गया, +4y हो जाएगा। अब देखो यहाँ से x के मान हम निकालेंगे, तो x बराबर
तो -2 + 4y जो 5 है ना इसके नीचे चला गया, ऐसे हो गया। तो x का मान मिल गया, तो इनका नाम दे देना समीकरण नंबर 3। x या y के भी मान निकाल सकते थे, तो अगर y के मान निकल गया होता तो समीकरण नंबर 3 हो गए होते। अब जैसे ही x का मान निकल गया तो कहेंगे x का मान समीकरण, अब देखो भाई समीकरण 1 को ना वहाँ रखे थे, तो आप x के मान जिस समीकरण से निकाले हो उसमें नहीं पुट करना है, समीकरण 2 में रख दो। यहाँ पर ये जो हम लिखे थे यह समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाला गया था। अब x की वैल्यू जो निकला है उसको समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे। तो 2 है, यहाँ पर हम y लिख दिए हैं दोनों बार, तो x एक बार रहेगा, ठीक है, एक बार x रहेगा। तो देखो 2x - y = 4 है ना, तो 2 और x के स्थान पर बाबू इसको पुट करना है, -2 + 4y बट्टे में 5 और -y = 4, ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो सभी y के पदों में हो गए, x y नहीं है, सब एक चर में कन्वर्ट हो गया, यह सब एक चर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक चर में हो गया तो आसान हो गया, ब्रैकेट टूटेगा। अब जो 2 है ना ऊपर क्या करेगा, गुणा करेगा, 2 इनसे भी गुणा करेगा, इनसे भी गुणा करेगा। तो देखो ब्रैकेट टूटेगा तो इनसे गुणा करके -4 और इनसे गुणा करेंगे तो +8y और नीचे 5 रह गया, -y और बराबर 4। अब देखो इनका हर बराबर नहीं है, हर बराबर नहीं है, तो आपको हर बराबर करना होगा, -4 + 8y माइनस इनसे गुणा करेगा तो 5y हो गया, और पूरा के नीचे क्या लिखना होगा आपको, 5 बराबर 4। अब देखो बट्टे में जो नंबर है 5 उसको दूसरे पक्ष में भेज दो, क्योंकि यहाँ भाग कर रहा है, और दूसरे पक्ष में जाकर गुणा कर लेगा। किससे गुणा करेगा, यह 4 से। तो लिखेंगे -4 + 8y - 5y = 4 गुणे, यह चला गया 5 चला गया 4 के पास, 5 4 से गुणा कर लिया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से अब देखो -4 अकेला है पहले पक्ष में ना, लेकिन ये y वाला फंक्शन है, ये भी y वाला फंक्शन है, तो 8y प्लस है और ये माइनस है, तो इनको इसमें घटा दो, चलो इनको इसमें घटा देते हैं, तो प्लस 3y बच गया, इस साइड में ये 4 × 5 = 20 हो गया, 20, तो 3y बराबर इधर 20 है, इसको उधर पक्षांतर करो, जब उधर जाएगा तो माइनस इधर था तो इधर आकर प्लस हो गया। तो देखो बाबू 3y बराबर क्या मिल गया, 24, दोनों को जोड़ लिए 24 हो गया। तो y का मान हमको निकालना था, तो y बराबर 24 बट्टे में 3 आ जाएगा नीचे, नाच गाना करने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो y बराबर 3 बट्टे 24, y का मान क्या मिल गया, 8 मिल गया, y का मान आपको 8 मिल जाएगा। अब देखो जैसे y का मान मिल गया ना, तो तीसरा समीकरण है ना, तीसरे समीकरण के पास चलिए, y का मान कहेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर हम समीकरण 3 मतलब y बराबर पाए होते तो इसमें x आया होता, तो कोई बात नहीं है, हम x का मान पाए होते तो उनको उठाकर समीकरण 3 में रखते। मतलब जब इस तरीक़ा से काम करते हो तो यहाँ पर जो मान मिलेगा उनको उठाकर समीकरण 3 में रखना है। तो आप कहेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 को उठा लो भाई, यह है x बराबर -2 + 4y बट्टे में 5, तो x बराबर -2 + 4 गुणे y की जगह पर लिखना है हमको 8, y की जगह पर लिखना है 8 बट्टे में 5, तो x बराबर -2 + 8 चौके 32 बट्टे में 5, तो x के मान देखो ये माइनस है ना, तो इसमें माइनस कर दो, घटा दो, तो 30 बच गया प्लस में,
प्लस में 30 बच गया और नीचे तो 5 से 30 6 बार में कट जाएगा, यानी इस तरीक़े से यक्स के मान 6 मिल गया। अब देखो y का मान हमको यहाँ मिल गया और x का मान यहाँ मिल गया, दोनों चर राशियों का वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। ठीक है, अगर आपको शक है कि जो प्रश्न हमको मतलब हम जो सॉल्व किए हैं वो सही है कि गलत, तो उन x और y के मान उठाओ, समीकरण 1 या 2 किसी में एक में रख लो। अगर दोनों पक्ष बराबर आता है तब तो कहेंगे कि सही है, अगर बराबर नहीं आता है तो गलत है। चलो जांच करते हैं। चलो यहाँ रख लें, यही हम लिख दें थोड़ा सा, यहाँ जांच हो जाए। तो 2 गुणे x के स्थान पर 6, तो इनके स्थान पर 6 माइनस इनके स्थान पर 8, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए 4। तो देखो 6 दूनी 12 माइनस 8 बराबर, तो 12 में 8 घटी तो कितना बची 4 बराबर 4 नहीं आ गया, तो इसका मतलब सही हो गया, यानी जो प्रश्न सॉल्व किया गया था ये सही है। तो इसी तरीक़ा से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि इसी को कहते हैं, नंबर को प्रतिस्थापित कर कर x को y के पदों में, y को x के पदों में अगर कन्वर्ट करके हम सॉल्व करते हैं तो मान हमको प्राप्त हो जाएगा। चलो ये आप हमने सॉल्व किया, एक हम आपको देते हैं, उनको आप सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देते हैं x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 6, समीकरण 1 समीकरण 2, इनको आप स्वयं इसी तरीक़ा से सॉल्व करके बताइए कि इनका मान कितना प्राप्त होता है।